हम बात करने वाले हैं जैसे मैंने लिख रखा है कि भारत में स्थापित क्षेत्रीय स्तर पर संगठन, ठीक है। तो आज हम इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यदि बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत और तड़े चालक का सिद्धांत बता देता हूँ, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। यदि बात करूँ तो जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है मैंने पहले ही ये जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है या सुरक्षा कवच का सिद्धांत है ये किसने दिया? 1916 में दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। यंग इंडिया नाम की एक पुस्तक थी इनकी, उसी में दिया था। अब ये था क्या, मैं पहले इसको बता दूँ। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत होता है, कहते हैं जैसे कि उस समय में क्या था, इसके बाद हम जो भारत में स्थापित क्षेत्रीय स्तर पर संगठन है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें कहते हैं कि मतलब कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन गई थी जिसके कारण कि किसी भी मतलब भारतीयों में विद्रोह होना, मतलब जैसे लेटन एक गवर्नर जनरल था, इसका कार्यकाल है 1876 से 80 तक। तो उसमें क्या था कि उसने इस तरह के कार्य कर रखे थे जिसके कारण कहते हैं कि भारत में विद्रोह होना स्वाभाविक था। जैसे उसने किया था, मतलब दो दिए, जैसे 1877 में इसने दिल्ली दरबार लगाया था। एक तरफ जो भारत की साम्राज्ञी थी, कहते हैं रानी विक्टोरिया को ये घोषित कर रहे थे और हर जगह सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन किया जाता था, ठीक है। और एक तरफ बकार पड़ रहा था, तो ये भी विद्रोह का कारण था। दूसरा, इन्होंने ICS में भारतीय मतलब जो ICS कहते हैं इंपीरियल सिविल सर्विस, जिसे कहते हैं साम्राज्यवादी सिविल सेवा, उसमें इन्होंने 21 से मतलब जो आयु है वो बढ़ा दी, 19 वर्ष कर दी, 21 से 19 वर्ष कर दी। दूसरा, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या था कि भारतीय लोग जो थे भारतीय भाषाओं में जो भी कहते हैं पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित कराते थे पहले, ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई भी फाउंडेशन नहीं था। लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया तो इन्होंने क्या किया कि जो कोई भी एक पत्रिका या कोई भी अखबार कुछ भी छापते थे तो वहाँ के जो निकट मजिस्ट्रेट होता था उसको सबसे पहले ये मतलब दिखाना पड़ता था कि कोई भी विरोधपूर्वक कोई भी सामग्री ना हो उसमें शामिल, और मजिस्ट्रेट ही आदेश देता था कि आप जो भी विरोधपूर्वक सामग्री है उसको निकाल दें, इसके बाद हम पत्र पत्रिका भी छाप सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भी काफ़ी विरोध भारतीयों में मतलब बढ़ाया। इसके बाद ये क्या था, एक आर्म्स एक्ट लाया था, मतलब सैन्य अधिनियम, ठीक है। तो उसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है अस्त्र नहीं रख सकता था बिना लाइसेंस के, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं थी। हालांकि पहले भारतीय जो थे बिना अबाध रूप से बिना समस्या के कोई भी ये सारे कार्य कर रहे थे। अब उनको ये सारे फाउंडेशन में मतलब सारे कार्य किए जा रहे थे। अब इन्हीं सभी कारणों के कारण जो है देखा, ह्यूम ने देखा कि ह्यूम का एक मित्र था विलियम मिडलटन, उसने देखा कि ये सारे विद्रोह हो सकते हैं, इसके कारण इनको कोई प्लेटफॉर्म दे दिया जाए। अगर प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया तो ये होता है अपना आक्रोश जो है एक विद्रोह के रूप में दिखाएं। तो उसने यही दिया था सेफ्टी वाल्व का ये सुरक्षा कवच का सिद्धांत। उसने कहा नहीं था, दिया तो था लाला लाजपत राय ने, लेकिन उसने इस प्रकार की जो है समस्या से 1913 में ह्यूम की जीवनी प्रकाशित दी थी, उसी में इसने ये सारी बातें को बताया था। लेकिन उन बातों को पढ़ नहीं लिया तो पढ़ा था लाला लाजपत राय, उन्होंने 1916 में इंग इंडिया में इस बातों को विस्तार किया। तो इसी को कहते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, कि विद्रोह ना हो, इसके मतलब विद्रोह ना हो इसके लिए ही मतलब उसने एक कहते हैं जैसे एक प्लेटफॉर्म दिया था, और वही प्लेटफॉर्म था कहते हैं सुरक्षा कवाड़। अब सुरक्षा कवाड़ के रूप में क्या था, तो कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि जो विद्रोह है वो ना हो और सुरक्षा कवाड़ का सिद्धांत जो है उनका सफल हो जाए। तो उस हिसाब से कह देते हैं इसे। हालांकि देखा हुआ कन्या था उसमें सेफ्टी वाल्व, लेकिन ये जो थ्योरी को जब पकड़ा लाला लाजपत राय ने तो उन्होंने ये बताया कि ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है, ठीक है। तो नाम पूछा जाता है किसने दिया, कब दिया, किसने दिया, तो ये सारी बातें पूछी जाती है। अब मैं बता देता हूँ तड़े चालक का सिद्धांत क्या है। तड़े चालक का सिद्धांत दिया लगेगा तो गोपाल ग्रहण रोक लेंगे। अब ये था क्या, अगर पता नहीं, अगर पता ही नहीं है कि क्या है तो उसको पढ़ने से फायदा क्या है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये था क्या। जैसे कोई पोल होते हैं, खंभे होते हैं वगैरह, तो उन पर जब बिजली गिरती है तो आपने देखा तो उसमें कुछ काले काले इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं, उपकरण लगे होते हैं, जिसके कारण वो बिजली जो है सोख लेते हैं और बिजली से खंभों को नुकसान नहीं होता है। तो यही था तड़े चालक का सिद्धांत। गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने देखा कि उस समय देखा जाए तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो मतलब अंग्रेजों ने बहुत ही नृशंसता पूर्वक जो है विद्रोह का दमन किया था। उसमें बहुत सारे मतलब इनके कहते हैं प्रतिनिधि थे अंग्रेजों के, जिन्होंने बहुत सारी मतलब बहुत निर्ममता से
1857 के विद्रोह में मतलब बहुत ही निस्संता से जो है विद्रोह का दमन किया था। जैसे इलाहाबाद है, मतलब बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से एक अंग्रेज है जिसका नाम है नील ने तो इलाहाबाद में इतनी ज़्यादा निधनतापूर्वक दमन किया था कि अब कहते हैं कि किसी भी हिंदू को अगर मतलब कोई भी हिंदू अगर 1857 के विद्रोह की मैं थोड़ी पृष्ठभूमि बात कराऊँ कि कोई भी हिंदू अगर पाया जाता था कि ये विद्रोह में शामिल है तो उसको क्या करते थे कि ये इसको फांसी लटका देते और फांसी लटका देते और उनके जो भी मतलब परिवार वाले थे वो उसको उतार नहीं देते थे। तो और मतलब वहाँ से जिस रास्ते से लोग निकल कर जाते थे तो देखते थे। अब आप जब उस स्थिति को जब अपने घर पर जाएंगे देखेंगे और कौवे चील मतलब वो सबको खा रहे हैं तो आप किस प्रकार की जो मतलब विचारधारा एक घर पर लेकर जाएंगे, आपके वो दिमाग से जाएगी नहीं वो स्थिति। तो ये सारी निश्चिंतापूर्वक विद्रोह किया था नील ने, ठीक है। अब ये सारी बातें थी 1857 के विद्रोह की, हालांकि बहुत बड़ा विद्रोह है, इसके बारे में जब कभी बारे में बात करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो 1857 में विद्रोह हुआ था तो उसमें भी भावनाएं ऐसी थी कि क्या कहते हैं बहुत सारी भावनाएं विकसित हुई थी, ठीक है। अब राष्ट्रीय भावनाएं जब धीरे धीरे विकसित हो रही थी तो 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद विलियम बेडर बन जो ह्यूम का जिम्मी था उसको लगा कि यार मतलब कोई विद्रोह ना है। अब इसके बारे में इसको पढ़ा था चाणक्य का विधान पढ़ा था गोखले ने कहा कि क्योंकि अंग्रेज जो थे उसमें इतने संकित थे कि कोई भी संगठन जो था राष्ट्रीय स्तर पर आने ही नहीं देते थे। तो भारतीयों को लगा, गोखले को लगा कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने किया ह्यूम को आगे कर दिया। अब ह्यूम को जब आगे कर दिया तो अंग्रेजों को लगा कि ये तो अंग्रेज है तो हमारे विद्रोह में मतलब हमारे विरोध में तो कोई कार्य नहीं करेगा। तो जब अंग्रेज जो कि एक कहते हैं ICS अधिकारी था, रिटायर्ड ICS अधिकारी था स्कॉटलैंड का निवासी, तो उसको आगे किया और भारतीय हो गए पीछे। जैसे ह्यूम को आगे किया भारतीय पीछे हो गए और जो है कांग्रेस की स्थापना हो गई, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अगले जो नेक्स्ट सेशन है अगले वीडियो में हम उसके बारे में कांग्रेस के पहले अधिवेशन द्वितीय तीसरे क्या क्या विधान है सबको पढ़ेंगे। अब हम चाणक्य का सिद्धांत जो भी था यही था कि ह्यूम को आगे कर दिया और ह्यूम जो है वो अंग्रेज रूपी जो भी गर्जना या बिजली है उसको सोख लेंगे। क्योंकि कोई भी अंग्रेज के विरुद्ध में उन्हें ये लगता था कि हमारा कोई भी अंग्रेज जो है वो ऐसा अगर कोई भी संगठन स्थापित कर रहा है तो उसमें हमारे विरोध में तो नहीं स्थापित करेगा। तो ये था चाणक्य का सिद्धांत। अब हम संगठनों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में स्थापित सबसे पहला संगठन जो था उसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। मैं बोल देता हूँ लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ठीक है। इसको कहते हैं हिंदी में जमींदारी एसोसिएशन। इसकी ये जो संगठन है इसकी यदि बात की जाए तो भारत में स्थापित सबसे पहला संगठन जो था वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ही था, ठीक है। इसके बारे में यदि बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी कब, तो 1838 में की स्थापना की थी। किसने की थी, तो 4 लिख लेना जरूरी, किसने की थी, तो वो थी राजा राधा कामदेव, राजा कामदेव, राजा काली कृष्ण, ठीक है, प्रसन्न कुमार ठाकुर, चौथे थे जगन्नाथ ठाकुर। तो ये सारे लोग थे। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1838 में किसी की थी, तो राजा राधा कामदेव ने, कालीकृष्णन ने, राजा कालीकृष्णन, प्रसन्न कुमार ठाकुर और द्वारकानाथ ठाकुर, इन लोगों ने यदि बात करूँ तो इन लोगों ने ही कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। और इसमें यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, ये सब पढ़ चुके हैं। और अब मैं बता दूँ आपको कि इसके ये जो था जमींदारों के
ठीक है। तो ये जो संगठन था जमींदारों के हितों से संबंधित संगठन था, अर्थात जमींदारों की जो भी समस्याएं होती थी उनके बारे में ही अवगत कराता था। ठीक है, अब इसके बारे में और भी बातें कर लेते हैं। इसमें 2 अंग्रेज शामिल थे, 2 अंग्रेज शामिल थे, ठीक है। एक था विलियम कार्ली, दूसरा था जॉन कार्ली। जो विलियम कार्ली था ये सचिव था, ये था लंदन में प्रतिनिधि। उसकी विशेषता कहती है ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, अब मैं पहले बता देता हूँ। लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1838 में किसने की थी, तो राजा राधाकांत देव, काली कृष्ण कुशल कुमार ठाकुर और राणा ठाकुर ने की थी। ठीक है, तो इन सारे लोगों ने इसकी स्थापना की थी और ये जमींदारों के हितों से संबंधित संगठन था। और 2 अंग्रेज इसमें शामिल थे, विलियम कार्ली जो कि इस संगठन का सचिव था, जॉन क्राफर्ड जो कि लंदन में प्रतिनिधि था। भारत में ये संगठन जो था इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारत में स्थापित पहला संगठन था। ठीक है, भारत में पहला संगठन था। अब ये जो पहला शब्द है क्योंकि यही महत्वपूर्ण है, हमें पूछ लिया था कि भारत में कौन सा ऐसा संगठन था जो कहते हैं कि पहला संगठन था, तो वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, अब इसके आगे का संदर्भ जो है उसको समझ लेते हैं। अब उसको मिटा देता हूँ। अब दूसरा संगठन उसको पढ़ देते हैं, उसका नाम है बंगाल। मैं सवाल वाले में लिख देता हूँ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। आप किसको समझ लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना जो है ये 1843 में हुई थी। किसने की थी, अर्थात कहते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। और इसकी यदि बात करूँ तो इसकी स्थापना की थी, उनका नाम है जॉन थॉमसन। ठीक है, जॉन थॉमसन ने इसकी स्थापना की। तो यही महत्वपूर्ण है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। किसने की थी, तो जॉन थॉमसन ने। ठीक है, अब इसके बाद जो संगठन आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने समय का महत्वपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है BIA, अर्थात मैंने शॉर्टकट में बोला ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जिसका नाम है BIA। अगर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ BIA, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का नाम है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में। किसने की थी, मतलब करेक्ट है, किसने नहीं करी, यहाँ पर लिखना मतलब इसका अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था राजा राधाकांत देव। इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष राजा राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि ये जो संगठन था स्थापित हुआ था दो संगठनों से मिलकर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 2 संगठन कौन से थे, तो वो 2 संगठन थे, एक था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, दूसरा था ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये 2 संगठन जो थे इन्हीं के मिलन के बाद ही जो है ये BIA अर्थात ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सामने आया था। तो ये मतलब महत्वपूर्ण संगठन था अपने समय का। और इसकी यदि बात करूँ आगे तो इसमें 5 रुपये प्रति व्यक्ति थे मानदेय।
करते हैं। कहते हैं अगर आपको इस संगठन में शामिल होना है या सदस्य बनना है इसका, तो 5 रुपये आपको प्रति हर व्यक्ति से 5 रुपये लिए जाते थे, जो कि वार्षिक थे। अर्थात आपको 5 रुपये वार्षिक देने पड़ेंगे, तब आप इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं। अब इस संगठन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे यदि बात करूँ तो ये जो संगठन था अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, और इसी संगठन के प्रयासों से 1853 में जो है करते हैं। 1853 का एक चार्टर एक्ट मतलब आया था 1853 में। चार्टर क्या होते हैं, तो ब्रिटिश संसद से जो भी आदेश पारित होते हैं उन्हें कहते हैं चार्टर। तो 1853 में इसी संगठन के प्रयासों से कहते हैं 1853 में जब चार्टर आया था उसमें एक विधि सदस्य को शामिल किया गया था। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आपको बता देता हूँ। पहली विशेषता आप लिख लीजिए कि 1853 के चार्टर एक्ट में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या थी कि एक नील आयोग गठित किया गया था। मतलब कि नील विद्रोह हुआ था उसमें, तब जब नील विद्रोह हुआ था तो नील विद्रोह मतलब हुआ था, तो उसको उसकी क्या परिस्थिति थी, क्या समस्याएं थी जिसके कारण विद्रोह हुआ, तो उसी से संबंधित इसकी सिफारिशों BIA की सिफारिशों के आधार पर ही नील आयोग भी गठित किया गया था। ठीक है, तो नील आयोग के बारे में दूसरी ये विशेषता हो जाती है। अब तीसरी विशेषता ये है कि नील आयोग गठित किया और 1860 में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो 1860 में जब अकाल पड़ता है तो इस संगठन के सदस्यों ने बाकायदा मतलब चंदा इकट्ठा किया। ठीक है, चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे से ही जो अकाल से पीड़ित व्यक्ति थे उनकी मदद की थी। तो ये तीनों बातें ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि BIA की स्थापना कब हुई थी 1851 में, अध्यक्ष कौन था, तो राजा राधा खान थे, जिनकी यदि बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी में जिन्होंने शामिल थे। स्थापित हुआ दो संगठनों से मिलकर, लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 5 रुपये मतलब सालाना मतलब देने पड़ते थे, तो हम इसके सदस्य बन सकते थे। दूसरी बात की विशेषता क्या थी कि पहली बात है कि 1853 के चार्टर में जो है एक विधि सदस्य को शामिल किया गया, पहली विशेषता। दूसरी है कि नील आयोग गठित करवाया था इसी की सिफारिशों के आधार पर। और तीसरी विशेषता है कि 1860 में जब अकाल पड़ा था तो इन्होंने अकाल पीड़ितों की अपने मतलब इन प्रतिनिधियों ने चंदा इकट्ठा करके जो है उनकी मदद की थी। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। अब आगे हम समझते हैं। और जो BIA था ये अपने समय का महत्वपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण संगठन। मैं लिख देता हूँ MI, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक संगठन है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आप जो है इसको हिंदी में लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसका नाम है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1896 में। किसने की, DBM। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। कहाँ, लंदन। लंदन कहाँ तो इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन इंग्लैंड। और इसकी कहते हैं कि तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना कब हुई थी 1896 में, किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ की थी, तो लंदन। अब इस संगठन की विशेषता समझेंगे। इस संगठन का सबसे पहले विशेषता मैं बताता हूँ आपको। इस संगठन की विशेषता ये थी, मैंने लिखी हूँ कि भारतीयों की ठीक है, तो मैं पहले बताता हूँ। ये जो इसकी विशेषता कहती है कि भारतीयों की स्थिति को इंग्लैंड की संसद को अवगत कराना।
तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि ये संगठन जो है 1896 में लंदन में ही स्थापित हुआ था। ये क्योंकि दादा भाई नौरोजी, मैं आपको थोड़ी प्रश्न बता दूँ कि क्या था कि जितने भी उदारवादी नेता थे उनका क्या कहते थे कि उनको लंदन की जो संसद थी उसमें बड़ी मतलब आस्था थी, और इन्हें लगता था, उदारवादियों को लगता था कि जो भी मतलब ये जो नौकरशाह हैं, जैसे कि गवर्नर जनरल खुद एक नौकरशाह था, ठीक है, शाही है लेकिन नौकरशाह था। तो कहते हैं जो हमारे भारत में नौकरशाह रूल कर रहे हैं, ये मतलब कहते हैं कि जो रूल कर रहे हैं ये बुरी तरह से कर रहे हैं, और ये बुरी मतलब जो भी मतलब हमारे भारत में लोगों को अत्याचार कर रहे हैं, ये अत्याचार इंग्लैंड की संसद को नहीं पता है। अगर इंग्लैंड की संसद को ये सारे अत्याचार पता लग जाए तो होता है कि ये लोग सुधार करें और नौकरशाहों को भी थोड़ा अपने कंट्रोल में करें, लेकिन यही इनकी आस्था थी। लेकिन आस्था जो थी वो गलत थी, क्योंकि इंग्लैंड की संसद जो है जो भी रूल बनाती थी वो कोई भारत ही नहीं, जितने भी उपनिवेश थे सब पर लागू होता था, ठीक है। तो हालांकि इन्होंने इसकी ये जो संगठन है इसकी यही विशेषता है कि भारतीयों की स्थिति को इंग्लैंड की संसद को अवगत कराना, इंग्लैंड की संसद से अवगत कराना, ये मतलब इसकी विशेषता थी, ठीक है। अब मैं आपको जो अब इस संगठन का जो महत्वपूर्ण मतलब विशेषता है उसको समझ लेते हैं। इस संगठन की अगले साल 1867 में होती है वार्षिक बैठक, ठीक है। 1867 में क्या किया कि इन्होंने धन का निष्कासन किया, धन का निष्कासन दिया, ठीक है। कब दिया? 1867 में। किसके माध्यम से? माध्यम से वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मतलब किसके माध्यम से, तो सॉरी एक लेख के माध्यम से, ठीक है। तो ये लेख के माध्यम से, अब वो लोग लेख क्या था, इंग्लैंड गेट टू इंडिया, ये ओके किसने दिया? ठीक है। तो इस जो संगठन है 1867 में धन का निष्कासन सिद्धांत दिया, कब दिया, तो 1867 में। और जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसी की वार्षिक बैठक में दिया था, क्योंकि अगले साल 1867 में इसकी बैठक होती है और इसी बैठक में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब धन का निष्कासन था क्या, पहले मैं एक बात बता दूँ कि 1867 में दिया किसके माध्यम से, तो ये लेख के माध्यम से, इसका नाम था इंग्लैंड डे टू इंडिया लेख था, इसी के माध्यम से किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अभी धन का निष्कासन सिद्धांत क्या था, कहते हैं धन का निष्कासन जो इंग्लैंड के लोग थे वो हमारे यहाँ से जो भी मतलब कहते हैं उद्योग धंधे या जो भी कार्य करते थे उसका प्रतिफल भारतीयों को ना मिलकर सीधे इंग्लैंड को ही मिलता था। मतलब कोई भी जैसे आप कोई भी उद्योग धंधा लगा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, हमारे यहाँ से जो भी कच्चे माल या जो भी उद्योग उपकरण यहाँ से ये उठाकर सीधे अपने इंग्लैंड में रखते थे, और भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलता था। इसी को दादा भाई नौरोजी ने मतलब दिया है सिद्धांत, जिसे कहते हैं धन का निष्कासन सिद्धांत, ठीक है। हालांकि कांग्रेस भी इसको स्वीकार करती है, जो कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, करते हैं रहीमतुल्ला सैनी के नेतृत्व में, तो उसमें कांग्रेस स्वीकार कर लेती है। लेकिन धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा और कम्प्लीटली इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1896 में, किसने की, दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ की थी, तो लंदन में। ये पूछे गए सभी कौन से विशेषता थी कि भारतीयों की स्थिति को इंग्लैंड की संसद से अवगत कराना। अब 1867 का डेट जो है बहुत ही महत्व है। धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था, कब दिया था, तो 1867 में, किसके माध्यम से, तो ये लेख के माध्यम से, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया का लेख था, किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। तो ये संगठन जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये इंग्लैंड में स्थापित हुआ था। अब इसके आगे के संगठन पढ़ लेते हैं।
इसके आगे का जो संगठन है उसका नाम है कहते हैं इंडिया लीग, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। सुशील कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और एक संगठन और भी है, इसके बारे में बात करूँ तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, ठीक है, उसकी स्थापना भी 1875 में हुई थी, आनंद मोहन बसु ने की थी। अब ये जो दोनों संगठन है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संगठन जो है इंडिया लीग जिसकी स्थापना 1875 में की थी, किसने की थी? सुशील कुमार घोष ने। आपको ये दोनों ही फैक्ट पता होना चाहिए। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में और आनंद मोहन बसु ने की थी, ठीक है। तो ये दोनों ही संगठन महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद का जो संगठन है वो है इंडियन एसोसिएशन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इंडियन एसोसिएशन, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। उसकी स्थापना हुई थी 1876 में। किसने की थी? उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आपने तो पूरा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो संगठन है ये अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में जाना जाता है। यदि इसकी बात करूँ तो ये जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और कब की थी? तो 1800 कहते हैं 1800 मतलब 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी विशेषता ये थी कि कहते हैं ये इंडिया लीग के स्थान पर आया था, इंडिया लीग के स्थान पर आया था। और इस संगठन की बात करूँ तो इस संगठन का जो कहते हैं ये मतलब इसकी सदस्यता आपको अगर ग्रहण करनी है तो कहते हैं 5 रुपये प्रति चंदा होना चाहिए। अगर आपको इसकी सदस्यता ग्रहण करनी है तो 5 रुपये लोन आपको देने हैं वार्षिक, ठीक है। 5 रुपये हो गए, वार्षिक रुपये आपको देने के लिए तब आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बात थी। और इसके बारे में यदि बात करूँ तो ये संगठन जो था इंडियन एसोसिएशन ये इंडिया लीग के स्थान पर आया था। इंडिया लीग के बाद जो है, क्योंकि इंडिया लीग जो धीरे धीरे जो भी विचारधारा थी वही विचारधारा जो है जितने भी सदस्य थे इंडिया लीग के वो सारे सदस्य इसी में शामिल हो गए और इंडिया लीग जो है परिवर्तित हो गया इंडियन एसोसिएशन। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। और यदि बात करूँ इंडियन एसोसिएशन की तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इसमें इसके परिणाम मतलब कुछ समझ लेते हैं, इसकी मतलब इसकी व्यवस्था समझते हैं। पहली विशेषता है कि इन्होंने मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक आईसीएस अधिकारी थे। जब आईसीएस अधिकारी थे तो इन्होंने क्या किया कि कह सकते हैं सिविल सर्विस से आंदोलन चलाया। अब सिविल सर्विस से आंदोलन चलाया क्योंकि ये मतलब खुद एक आईसीएस अधिकारी रह चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इनको निकाल दिया गया था। अब जब इनको निकाला गया तो इनके अंदर आक्रोश था, उसी आक्रोश की पूर्ति हुई थी कि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन, क्योंकि इनका एक खुद का संगठन था और इसी संगठन के माध्यम से इन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। अब दूसरी बात ये थी कहते हैं कि जैसे एक सिविल सर्विस आंदोलन चलाया और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है जब 1878 में पारित हुआ था, उनका संगठन कब स्थापित हुआ? 1876 में। तो 1878 में जब ये मतलब कहते हैं स्थापना की, इसी के 2 साल बाद जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया तो इन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? क्योंकि ये भारतीय जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था इसे कहते हैं भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम। अब इन पर भारतीय भाषा के जो भी जैसे हिंदी मराठी मतलब तरह तरह की भाषाएं थी भारतीयों में, तो उन भाषाओं में जो भी पत्र या पत्रिकाएं प्रकाशित होती उन पर मतलब कहते हैं शासन क्षेत्र से लेकर 80 तक जो कार्यकाल था उसका वेतन है, सॉरी हाँ वेतन का, ठीक है, रिटर्न का कार्य था। तो रिटर्न ने क्या किया कि बहुत से धारे इतने गंदे कार्य किए थे जिसके कारण मतलब विरोध
1878 में ये मतलब आया था और किसने पारित किया था, तो लिटर में। अब इसमें जितने भी भारतीय भाषा में जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलते थे उनका जो है कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने रखो, इसके बाद ही प्रकाशित करा देते थे। तो इन्होंने मतलब भारतीय भाषाओं पे जो भी पत्र पत्रिका उन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो सिर्फ शिकंजा का था, तो भारतीय लोगों में मतलब कहते हैं कि विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और उसी भावना को प्रयोग किया, मतलब कहते हैं 1876 में जब इस सेंट्रल इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को इकट्ठा किया और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। इसके बाद क्या हुआ, ये दूसरी इसकी विशेषता दूसरी विशेषता। तीसरा यह था कि कहते हैं एक एल्बर्ट बिल था, एल्बर्ट बिल मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर सिविल सर्विस सर्वे आंदोलन चलाए उन्होंने। दूसरा था कहते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तीसरा था एल्बर्ट बिल। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल, अब एल्बर्ट बिल 1883 में आया था ये, क्योंकि 1880 से लेकर 84 तक कार्बन था 53 का। अब आपको मैं ये भी बता दूँ, 1880 से लेकर 84 तक 53 का कार्यकाल था और 1883 में आया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किसके कार्यकाल में आया था। ये भी पूछा गया कि जो एल्बर्ट बिल है वो किसके कार्यकाल में आया था, तो आया था 1883 में। कहते हैं जो एल्बर्ट बिल था इसमें क्या था कि जो भी एक जैसे ज्यूरी है, जो भी न्यायालय है, न्यायालय में क्या होता था कि दो तरह के जज होते थे। एक भारतीय लोगों को भी मतलब जो भी भारतीय क्रिमिनल मतलब होते थे तो उनको दंड देने के लिए मतलब दूसरे जज होते थे, और जो विदेशी मतलब भारत को छोड़कर जो भी मतलब कोई भी क्रिमिनल हो उसको मतलब उसको दंड देने के लिए न्यायाधीश दूसरे होते थे। तो इस एल्बर्ट बिल में एक मतलब प्रावधान लगाया गया था कि भारतीय जो भी जज थे उनको भारतीय क्रिमिनल एवं विदेशी क्रिमिनल दोनों पर ही अधिकार दिया गया था कि आप भी विदेशी क्रिमिनल जो है उन पर भी जो है उनको भी दंड दे सकते हैं, जो भी वो यदि सजा करते हैं। तो ये था, लेकिन क्या हुआ था कि मतलब जो अंग्रेज हैं उन्होंने बहुत प्रज्वल विरोध किया, जिसके कारण ये जो एल्बर्ट बिल है ये पारित ही नहीं हो पाया। इसके कारण इसी से निराश होकर रिपन जो था उसने मतलब कह देते हैं गवर्नर जनरल के पद से त्याग दे दिया। तो ये सारी बातें थी। अब ये जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ, जितने भी फैक्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ ही आ जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो केवल फैक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ते हैं तो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ ही अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। मैंने सारी इतनी व्याख्याएं दी ये मतलब इसीलिए दी जिससे कि आपको ये सारी बातें रटने ही ना पड़े और याद हो। तो ये सारी बातें थी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, कब की, इसका मतलब क्या था, ₹5 चलता है। ये जो कहते हैं मैंने आपको अभी पिछले बताया था कि ₹5 चंदा जो था कहते हैं ब्रिटिश इंडिया जो एसोसिएशन मैंने अभी समझ बताया था आपको, उसका ये मतलब नहीं था, मैंने सॉरी बोल दिया था, ये मतलब इंडियन एसोसिएशन का था। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन का ये चंदा था, उसका नहीं था। तो कहते हैं ये सारे मतलब इसकी होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। हालांकि मैंने एक सेंटेंस जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। तो उसका नाम है कहते हैं पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। किसने की थी? तो जी.वी. जोशी ने। और जो है 1871 में इसमें महादेव गोविंद रानडे शामिल होते हैं, M.G. रानडे। ये महादेव गोविंद रानडे इसमें शामिल होते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, तो महादेव गोविंद रानडे जो हैं ये 1871 में शामिल होते हैं
और इसकी यदि बात करूँ तो ये जो जीवी जोशी हैं इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव जोशी इनका पूरा नाम है। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि 1877 में जब दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम दिल्ली दरबार, ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार को 1877 में लगा था, तो इन्होंने जो है एक पूर्ण रूप से नीचे से ऊपर तक खादी बनकर गए थे। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी कि मतलब पूछा जाता है कि जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था लेटिन के कार्यकाल में, तो उसमें पूर्ण रूप से नीचे से ऊपर तक खादी पहनने वाला कौन व्यक्ति था या कौन बनकर गया था? सारे लोग देखा जाए तो ये जीवी जोशी अर्थात गणेश वासुदेव जोशी ही मतलब बनकर गए थे। और एक बात और है, कहते हैं कि ये जो गए थे तो सारे जो अंग्रेज थे वो तो अपने बढ़िया मतलब सूट बूट में थे, लेकिन ये अपने बढ़िया लग रहे थे, मतलब कहते हैं खादी बनकर बढ़िया से गए थे, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात करूँ तो नेक्स्ट हमारा मतलब संगठन है, उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में। किसने की थी? चार लोग आपको सॉरी, जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना कहते थे 1884 में हुई थी, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा की 3 लोगों ने की थी, पी आनंद चंद्र, पी रंगिया, बी राघवाचार्य, इनका नाम था विजय राघवाचार्य इनका नाम था। तीसरे थे उनका नाम था पी आनंद चंद्र, ठीक है। और अब इसके बाद एक संगठन और भी है, इसको हम लेते हैं, इसका नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 कब हुई थी, मतलब किसने की थी? 4 लोग शामिल थे, इसमें 4 लोग शामिल थे। इसके बारे में यदि बात करूँ तो पहले मैं लिख देता हूँ, काशीनाथ त्र्यंबक, रोसा मेहता, ठीक है, मैं छोटा हूँ। इसके बाद रोसा मेहता और केटी तेलन, एक चौथे थे, इनकी बात करूँ बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब। अब ये जो संगठन है मैं पहले पूरे सबके सब सारे बता देता हूँ। पूना कार्मिक सभा जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में, किसने की थी? तो जीवी जोशी ने, जिनका नाम है गणेश वासुदेव जोशी। और ये 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था, उसी में खादी बनकर गए थे। और 1871 में इसमें महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो शामिल होते हैं, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। मद्रास महाजन सभा जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, किसने की थी? तो पी रंगैया नायडू, पी राघवाचारी और पी आनंद चार्य, इन 3 लोगों ने मिलकर जो है मद्रास में एक संगठन बनाया था जिसका नाम है मद्रास महाजन सभा। और एक संगठन हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसने की थी? तो काशीनाथ त्र्यंबक, रोसा मेहता, केटी तैलन और बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। काफिर के बाद काशीनाथ त्र्यंबक, फिर से रोसा मेहता, फिर से केटी तैलन, बाद से बदरुद्दीन तैयब, तो वहाँ पे ट्रिक याद रखते हैं और संगठन भी याद हो जाएंगे। तो ये चारों लोग हैं, काशीनाथ त्र्यंबक, फिर से रोसा मेहता, फिर से केटी तैलन और बाद से बदरुद्दीन तैयब। तो ये जो कहते हैं कि चारों व्यक्तियों को वहाँ इस टाइप से याद करते हैं। तो ये जो हमने जितने भी संगठन है इनके बारे में बात की, कहते हैं कि 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो कहते हैं कि जो जितने भी संगठन आपने देखे हैं इन सारे संगठनों, ये सारे संगठन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रूप में ही जाने जाते हैं।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इन सारे संगठनों ने कहते हैं, देखो आप देख सकते हैं मद्रास कहाँ है, दक्षिण में अर्थात तमिलनाडु में, तो ये मद्रास में स्थापित हुआ था। बॉम्बे कहाँ है, तो ये मुंबई में मतलब करते हैं महाराष्ट्र में, ये बॉम्बे में स्थापित हुआ। पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन और मतलब इंडिया लीग, मतलब कई सारे संगठन जितने भी हमने बात की है, सभी संगठनों के बारे में यदि बात करूँ तो कह रहा कि ये सभी के सभी क्षेत्रीय स्तर पर जो भी राष्ट्रीय भावना थी उसको मतलब बढ़ा रहे थे। लेकिन कोई भी संगठन ऐसा नहीं था जो मतलब कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संगठन ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करे एवं बढ़ाए। तो इसी ये सारे जितने भी संगठन थे, अब भारतीयों को लगा कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो भी समस्याएं हैं उनको सामने लाए एवं उन समस्याओं का समाधान करे। ठीक है, तो जितने भी संगठन मैंने बताए ये सारे संगठन कहते हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि या पृष्ठभूमि के रूप में जाने जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा संगठन ऐसा है जो सबसे पहले गठित किया गया था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके बाद मतलब 1838 में गठित किया गया था। तो ये जितने भी संगठन आज हमने बात की है, ये सारे के सारे संगठन करते हैं कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रूप में जाने जाते हैं। तो जितने भी हमने बात की है, अब इन सारे संगठनों के बारे में यदि बात करूँ तो इन सारे संगठनों के बारे में यदि बात करूँ तो सारे संगठन जो है ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि के रूप में जाने जाते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, कल मैं जो मतलब आगे जो वीडियो बनाऊंगा उस पर क्या होगा कि कांग्रेस के जो भी प्रारंभिक अधिवेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसने किया था, कौन वहाँ से सचिव था, कितने प्रतिनिधि शामिल थे, कितने मुस्लिम थे और मतलब कहाँ थे, मतलब सारी बातों को हम पढ़ेंगे। और मतलब उससे संबंधित जो भी कि उसमें कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था, तो डफरिन, और प्रधानमंत्री कौन था, मतलब इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो वो था कहते हैं ग्लैडस्टोन। तो ये सारे प्रश्न भी पूछे गए कि कांग्रेस की स्थापना के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, तो वो था ग्लैडस्टोन, और गवर्नर तो था डफरिन। और कौन सी पार्टी से जो ग्लैडस्टोन वो कौन सी पार्टी से था, तो लिबरल पार्टी। तो ये सारी कल के मतलब कल हम पढ़ेंगे, हालांकि मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको पसंद आएगा, और यदि आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।